नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। बिहार एसएससी के जीके जीएस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास हमारी दोस्तों जीके जीएस की दूसरी क्लास है, जिसमें कि हम लोग बिहार एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस क्लास को करने वाले हैं। तो हमारे सिलेबस को एक बार ध्यान से आप देख लें, जिसको एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। इसमें सामान्य ज्ञान से आपसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न रहते हैं, गणित से 25 प्रश्न और तर्क शक्ति परीक्षण अर्थात रीजनिंग से जो है 50 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जिसमें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, इसमें जो है 75 प्रश्न रहेंगे और इन्हीं टॉपिक से इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, बिहार विशेष, करंट अफेयर्स, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन जो है दोस्तों जीके के लेंगे और 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है विज्ञान के हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के तीसरे चंद्र मिशन जो कि चंद्रयान 3 है के चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल का नाम क्या है? तो दोस्तों, लैंडिंग स्थल जो है चंद्रयान 3 का, इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। इसको ध्यान में रखिएगा। शिव शक्ति पॉइंट वह स्थान है जहां पर चंद्रमा पर लैंडिंग किया है हमारा चंद्रयान 3। इससे जुड़े हुए अन्य प्रश्न जो बन सकते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको भी आप एक बार ध्यान से देख लें। इस मिशन के लैंडर का नाम दोस्तों विक्रम था और प्रज्ञान जो है इसके रोवर का नाम था। चंद्रयान 3 जो है दोस्तों, ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और लैंडिंग साइट का जो यह नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट, यह 26 अगस्त को रखा गया था। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि शिव शक्ति नाम जो है हिंदू देवता शिव के नाम से लिया गया है, जो कि चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। और शक्ति जो है दिव्य स्त्री ऊर्जा, जिसे अक्सर शिव की पत्नी के रूप में चित्रित किया जाता है, ये है। और साथ ही यह भी ध्यान में रखिएगा कि इसरो की स्थापना जो होती है, ये होती है 1969 में और इसका मुख्यालय है दोस्तों बेंगलुरु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? नागी बांध जो है दोस्तों, ये किस जिले में स्थित है, ये बताना है आपको। तो नागी बांध जो है बिहार के जमुई जिले में है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो यह है दोस्तों कि जमुई जिले में है बिहार के नागी बांध, और यह झाझा प्रखंड में स्थित है। नागी नकटी जलाशय जो है प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है और इसे जो है पक्षी अभ्यारण्य की मान्यता भी प्राप्त है। 15 से 17 जनवरी 2021 के बीच में यहाँ पर बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव, जिसे कलरव के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि मंदार झील जो है बांका जिले में स्थित है और काकोलत जलप्रपात जो है यह भी बिहार में ही है, बिहार के नवादा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो जो ग्रामीण महिलाएं होती है, उनके बचत को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों महिला समृद्धि योजना को जो है आरंभ किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। महिला समृद्धि योजना जो है यह वयस्क ग्रामीण यानी कि जो 18 साल से अधिक उम्र की ग्रामीण महिलाएं होती हैं, इनके लिए बचत कार्यक्रम होता है।
इस योजना के तहत ग्रामीण वयस्क महिला को अपने गांव या पंचायत के डाकघर में खाता खोलकर 1 वर्ष में कम से कम 300 रुपए जमा करना होता है। तो यही योजना जो है दोस्तों, यह महिला समृद्धि योजना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है कार्य क्षेत्र में, यह कानून है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। यह कानून जो है दोस्तों, यह महिलाओं का आर्थिक हितों का रक्षा करता है। कहाँ पे? तो कार्य क्षेत्र में। इसको ध्यान में रखिएगा। इससे जुड़े हुए इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है और इस अधिनियम का क्रियान्वयन जो है 2 स्तरों पर किया जाता है, एक केंद्रीय क्षेत्र और दूसरा जो है राज्य क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका दोस्तों उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनके किनारे किनारे आपने पेड़ लगा हुआ देखा होगा, तो इस पे जो वृक्षारोपण होता है इसका निरीक्षण करने का काम करता है हरित पथ मोबाइल ऐप। ठीक है, और इस ऐप को दोस्तों, हरित पथ मोबाइल ऐप को 2020 में जारी किया गया था और इसका उद्देश्य जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना है। यह ऐप पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। साथ ही ये भी ध्यान में रखिएगा कि मीर कासिम जो है 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था और इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मुंगेर में मीर कासिम ने गोला बारूद के निर्माण करने का कारखाना लगाया था और 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटा करके पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में गुज्जर एवं बक्करवाल जनजातियां निवास करती है? तो ये जनजातियां दोस्तों, जनजातियों से संबंधित प्रश्न हमने जब प्रैक्टिस सेट लगाया था पिछले वर्षों का, तो आपने देखा होगा कि जनजातियों से अक्सर क्वेश्चन जो है रहते ही थे। तो ये जनजातियां जो है गुज्जर एवं बक्करवाल, ये जम्मू कश्मीर की जनजातियां हैं। इसके साथ ही दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि गुज्जर बक्करवाल के अलावा डोगरी जनजाति भी जम्मू कश्मीर की है। गुज्जर और बक्करवाल तो है ही। साथ ही साथ मीना जनजाति जो है दोस्तों, यह राजस्थान में पाई जाती है और जबकि पल्लियार जनजाति जो है यह केरल की है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भील जो है भारत की अभी सबसे बड़ी जनजाति है भील, और भील जनजाति निवास करती है मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ महाराष्ट्र और राजस्थान में भी यह पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। तो वन स्टॉप सेंटर योजना जो है दोस्तों, यह जानी जाती है सखी केंद्र के रूप में। सखी केंद्र के रूप में इसे जाना जाता है और वन स्टॉप योजना जो है यह सखी केंद्र के रूप में जाना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। देश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना जो है 1 अप्रैल 2015 से शुरू किया गया था। तारीख इसका महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आपसे सीधे ही कोई योजना का तारीख पूछ लिया जाता है, तो इसको लेकर के यह जो है तारीख इंपॉर्टेंट है। 2015 आप ध्यान में रखिएगा। इस योजना के तहत जो है किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला को कानूनी सहायता, पुलिस सहायता तथा साथ ही साथ 5 दिन का अस्थायी आश्रय और रहना खाना जो है यह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो इसी योजना को जो है दोस्तों सखी योजना कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
तो राष्ट्रपति पर जो दोस्तों महाभियोग चलता है यह अनुच्छेद 61 के तहत चलता है, आर्टिकल 61, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। महाभियोग दोस्तों संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव के आधार पर लाया जा सकता है। महाभियोग लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी जानकारी देनी चाहिए, ये बात का भी प्रावधान है। जब भी महाभियोग लाया जाता है तब 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो है यह किस राजवंश के शासन काल से संबंधित है? तो दोस्तों चरक का संबंध जो है यह कुषाण वंश से है, इसको ध्यान में रखिएगा। चरक जो दोस्तों हैं ये चरक संहिता के रचनाकार हैं। चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना चरक ने की थी। चरक कुषाण राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे और ये चिकित्सक थे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं जो कि गुप्त शासक के दरबार में रहते थे। धन्वंतरी भी दोस्तों चिकित्सा से संबंधित हैं और ये गुप्त राजवंश से संबंधित थे। इन्हें चिकित्सा जगत का भगवान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा है इसके तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि मनरेगा जो है इसके तहत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। साथ ही साथ इसके विषय में यह भी ध्यान रखिएगा कि मनरेगा जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका पूर्ण नाम होता है और इसके तहत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। यह नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पारित हुआ था और लागू 2006 से हुआ था। उस समय इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो चटगांव में जो डकैती हुई थी, शस्त्रागार का लूट हुआ था, इसकी योजना सूर्य सेन ने तैयार की थी। ठीक है, सूर्य सेन इनका नाम था, ध्यान रखिएगा। सूर्य सेन को दोस्तों मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने साम्याश्रम के नाम से अपने क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। इसको ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इन्होंने जो है साम्याश्रम के नाम से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करी थी। 1928 ईस्वी में इन्होंने अपने दल का नाम बदल करके क्या कर दिया, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी रखा। 18 अप्रैल 1930 की रात में चटगांव के 2 शस्त्रागारों को लूटने की योजना इनके द्वारा बनाई गई थी। तो ये घटना जो है दोस्तों ये 1930 की है, इसको ध्यान में रखिएगा। और 12 जनवरी 1934 को जो है दोस्तों इनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ में स्थित है? तो ये वन शोध संस्थान नहीं है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान है। ठीक है, तो ये जो स्थित है दोस्तों ये जबलपुर में पड़ता है, जबलपुर। भारत का उष्णकटिबंधीय शोध संस्थान जो है जबलपुर में है और इस संस्था की स्थापना 1973 में हुई थी। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय देहरादून में है और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। साथ ही साथ गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान को भी ध्यान में रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो इसमें समिति का नाम बताना है जो कि जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों दिलीप सिंह भूरिया समिति।
इस समिति का कार्य था जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज को लागू करना। दिलीप सिंह भूरिया समिति जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। 1994 अर्थात 1994 में इस समिति का गठन हुआ था और इसने जनवरी 1995 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा सादिक अली समिति का गठन किया गया था 1964 ईस्वी में। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है दोस्तों, इसका नाम है सौभाग्य। इसको सौभाग्य योजना के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत 2017 में 25 सितंबर के दिन की गई थी और यह बिजली योजना जो है सौभाग्य के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैश्विक समस्या है? तो इसमें से दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सी समस्या जो है वैश्विक समस्या है। आज के डेट में जो है आतंकवाद जो है दोस्तों, यह वैश्विक समस्या बनी हुई है। तो आतंकवाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आतंकवाद जो है हिंसात्मक गतिविधि होती है। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति आतंक शब्द से हुई है। आतंकवाद जो है दोस्तों, यह एक वैश्विक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध जो है दोस्तों, यह लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। इसको ध्यान में रखिएगा। झेलम नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर विजयी रहा था। सिकंदर ने निकैया और बौकेफेला नामक शहर को बसाया था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो भी पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा बताते चल रहा हूं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था और सिकंदर के जो गुरु हैं दोस्तों, इनका नाम अरस्तु था और उसके घोड़े का नाम जो था, ये घोड़ा इनको काफी प्रिय था, बाउकेफला जो है इसके घोड़े का नाम था। इसी के नाम पर जो है सिकंदर ने बाउकेफला नामक जो है शहर को बसाया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो पूर्व में है दोस्तों किशनगंज। और ये बिहार का मैप है जो कि आप देख पा रहे हैं। बिहार के नक्शे पर जो है दोस्तों किशनगंज जिला सर्वाधिक पूर्व में है। तो पूर्व इधर पड़ता है दोस्तों, ये रहा आपका किशनगंज। कैमूर जिला जो है बिहार का सर्वाधिक पश्चिमी जिला है, यहाँ पे कैमूर है। और पश्चिमी चंपारण जो है दोस्तों, ये बिहार का सर्वाधिक उत्तरी जिला है, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण बिहार का सर्वाधिक उत्तरी जिला और गया जो है दोस्तों बिहार का सर्वाधिक दक्षिणी जिला है। तो यहाँ पर दोस्तों गया है। तो इसको मैप से भी आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। बिहार में वर्तमान में कुल दोस्तों 38 जिले हैं और 38 में जो नवीनतम जिला है यह अरवल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो भारत में जितने भी नागरिक हैं, इसके मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है दोस्तों, यह है सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मौलिक अधिकार जो है दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन है। ठीक है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
और ये प्रावधान कहाँ पे है? भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में। इसको एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार प्राप्त है। तो ऐसा कौन सा विषय है जिसपे इसको बराबर अधिकार है? तो ये संविधान के संशोधन की जब बात आती है तो राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, परंतु लोकसभा को कुछ विशेष मामलों में राज्यसभा से अधिक अधिकार प्राप्त है। अगर साधारण विधेयक को पारित करना हो या फिर संविधान का संशोधन हो तो इस विधेयक पर जो है दोस्तों दोनों सदनों को बराबर अधिकार प्राप्त है। लोकसभा को धन विधेयक के मामले में विशेष अधिकार प्राप्त है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी, इन्होंने 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार का एकाधिकार प्रारंभ किया था। तिथि ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, 31 दिसंबर 1600। 15 वर्षों के लिए जो है दोस्तों एकाधिकार दिया गया था। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है सूरत में स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबा झील स्थित है। तो टोबा झील जो है दोस्तों यह स्थित है सुमात्रा में। ठीक है, सुमात्रा में टोबा झील स्थित है। और टोबा झील इंडोनेशिया की जो है दोस्तों यह सबसे बड़ी झील है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, और यह सुमात्रा में पड़ता है। सुपीरियर झील जो है दोस्तों ये अमेरिका में स्थित है और विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। टीटीकाका सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। और अमेरिका का झील क्षेत्र जो है दोस्तों ये अंगुली नुमा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्तीपुर जिले में कहां पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों पूसा में। पूसा में स्थित है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। समस्तीपुर बिहार के पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय मूल रूप से इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड में स्थित है। अगर भारत का सबसे पहला पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होना चाहिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि उत्तराखंड में है। गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय जो है दोस्तों भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति की जब बात आ गई है तो इसकी शुरुआत होती है 1966 से 67 में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों इन राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों को खत्म करने का अधिकार प्राप्त है। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो अनुच्छेद 19 द्वारा जितने भी मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी करते हैं। और अनुच्छेद 20 और 21 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21 इसके द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार जो है मौलिक अधिकार, इसको किसी भी परिस्थिति में निरस्त नहीं किया गया है, क्योंकि यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। जीने का अधिकार जो है इमरजेंसी में भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है?
संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो ये है सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व जो है संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद के सभी सदस्य जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के कारणवश मंत्री परिषद अपने किसी भी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेवार होते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। छाया मंत्री परिषद जो है दोस्तों, छाया मंत्रिमंडल, ये ब्रिटेन में अस्तित्व में है। साथ ही साथ इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना किसकी भलाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा आरंभ की गई है? तो अटल पेंशन योजना जो है दोस्तों, यह असंगठित क्षेत्र के कामगार के लिए आरंभ की गई है। जितने भी कामगार असंगठित क्षेत्र के हैं उनके लिए शुरू की गई है। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में कामगारों की भलाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है 9 मई 2015 में। जितने भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, जैसे कोई रेड़ी वाला हो गया दोस्तों, जो कि कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है सरकार के लिस्ट में, वैसे रोजगार करने वालों को असंगठित क्षेत्र के कामगार के नाम से जाना जाता है। इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस योजना को 2015 में आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला गए थे भद्रबाहु के साथ। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला जो है जैन संत भद्रबाहु के साथ गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन मतानुयायी थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के लिए सिंहासन को छोड़ करके जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर को त्याग कर दिया। और उपवास के द्वारा शरीर को त्याग करने की प्रक्रिया जो है दोस्तों, यह संलेखना कहलाती है जैन धर्म में, या फिर इसे संथारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है? तो भारत में दोस्तों पंच तीर्थ जो है यह संबंधित है सामाजिक समावेश से। इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत में पंचतीर्थ का संबंध सामाजिक समावेश से है। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में संरक्षित किया है। पंचतीर्थ में शामिल स्थान जो है ये दिए गए हैं। महो मध्य प्रदेश जो है दोस्तों, यह पहला तीर्थ स्थल है जो कि बाबा साहब का जन्म स्थान है। दूसरा नागपुर है दोस्तों, यहाँ जहाँ पे उन्होंने दीक्षा ली। इंदू मिल मुंबई जो है यहाँ पे इनका स्मारक है, और लंदन में भी स्मारक है। दिल्ली के हालीपुर जो है दोस्तों, यहाँ भी इनका स्मारक ही है। तो इन स्थानों को भी आप ध्यान में रखिएगा, यही पंचतीर्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो इसमें दोस्तों दिया गया है ऑप्शन ए में शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, ये सभी दर्शाता है। ठीक है, लैंगिक समता सूचकांक जो है ये गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कार्यस्थल पर समानता जैसे पहलुओं का आकलन करता है। यह सूचकांक अफ्रीकन वीमेंस डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, साथ ही साथ एशिया पैसिफिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर वीमेन, इन सभी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
और इंटरनेशनल विमेंस हेल्थ कोalition समेत क्षेत्रीय एवं वैश्विक संगठनों का साझा प्रयास है। दोस्तों, लैंगिक समता सूचकांक जो है यह विभिन्न संस्थाओं के द्वारा सामूहिक प्रयास से जो है जारी किया जाता है, तो इन संस्थाओं को भी एक बार आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून महात्मा गांधी ने कहा था। MK गांधी महात्मा गांधी हैं। मार्च 1919 में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था और इस एक्ट में यह प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर अर्थात शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया था। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध करते हुए इसे काला कानून कहा और 6 अप्रैल 1919 को जनता से देशव्यापी आंदोलन करने का आह्वान किया था। तो इससे जुड़ी हुई जो तमाम बातें हैं दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इससे आपसे प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है दोस्तों, यह होता है संप्रभुता। राज्य के जो है 4 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला होता है भूभाग, दूसरा होता है जनसंख्या, तीसरा सरकार तथा चौथा होता है संप्रभुता। इसमें से राज्य का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है यह है संप्रभुता। राज्य के ये चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं। इन चारों से ही मिलकर के दोस्तों एक राज्य का निर्माण होता है। ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं। भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र है दोस्तों, यह गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। इसको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण अर्थात NDMA का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 27 सितंबर 2006 को हुआ था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत होती है दोस्तों 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था और इस योजना के तहत बेटी के 14 वर्ष होने तक माता पिता को धनराशि जमा करनी होती है। बेटी के 18 वर्ष पूरा होने के बाद जमा राशि का 50% तथा बेटी के 21 वर्ष पूरा होने के बाद विवाह के लिए पूरी राशि निकाली जा सकती है। इस योजना का पूरा व्याख्या मैंने करा दिया है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो सबसे लंबे जो नदी रोपवे का निर्माण है दोस्तों, यह असम में किया गया है। असम राज्य में, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ असम में हुआ है और असम में भी जो है ये गुवाहाटी में किया गया है और इस रोपवे की लंबाई है 1.82 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में जो है दोस्तों यह है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में है। इंद्रावती और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में है। इसको ध्यान में रखिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कर्नाटक में स्थित है
और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई थी। तो भारत में जो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना है, यह नीति निर्देशक सिद्धांत के दिशा निर्देश से हुई थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत के संविधान का जो भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से 51 है, यहाँ दोस्तों इसमें दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी जो है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 का प्रावधान गांधीवादी तत्व से है। ठीक है। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक मान्यता दी गई थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात यूआईडीएआई योजना शुरू हुई थी। तो यूआईडीएआई योजना जो है दोस्तों, यह आरंभ होती है 2009 में। ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात यूआईडीएआई की इस योजना की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी और इस योजना के द्वारा जो है दोस्तों, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड जो है जारी किया जाता है। आधार 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान पत्र संख्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति अर्थात नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? तो 1857 की क्रांति को नेशनल रिवोल्ट घोषित करने वाले थे बेंजामिन डिज़रेली। बेंजामिन डिज़रेली के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति अर्थात नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था। 1857 की क्रांति जो सिपाही विद्रोह है दोस्तों, यह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। उस समय तत्कालीन ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ये थे लॉर्ड पामस्टन, इसको भी ध्यान में रखना है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो बाल श्रम मुक्त समाज है उद्देश्य पेंसिल कार्यक्रम का। पेंसिल पोर्टल जो है दोस्तों, यह गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था बाल श्रम मुक्त समाज। संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 24 जो है, यह बाल श्रम का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है? तो क्षुद्र ग्रह के टकराने से बनी है दोस्तों लोनार झील। लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। बुलढाना जिला है, इसको भी ध्यान में रखना है। और यह एक खारे पानी की झील है जो कि बुलढाना जिले में क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चिल्का झील जो है, यह ओडिशा राज्य में है, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। ऐसा प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है फंसाने के लिए। तो पुलिकट झील जो है, यह 2 राज्यों की सीमा पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है? तो कैलिफोर्निया जो है दोस्तों, यह पश्चिमी तट पर है, इसको ध्यान में रखना है। कैलिफोर्निया को विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे कि नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। कैलिफोर्निया दोस्तों अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसकी राजधानी जो है सैक्रामेंटो है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है।
आपने अगर प्रीवियस ईयर श्रृंखला को कवर किया होगा दोस्तों, तो उसमें देश और राजधानी से संबंधित प्रश्न काफी पूछे गए थे। तो इसको लेकर के मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। इस कैलिफोर्निया की राजधानी जो है सैक्रामेंटो है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया गया था? तो ये पहला प्रवचन बुद्ध का था जो कि सारनाथ में दिया गया था। धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसे जाना गया। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे दोस्तों कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, और यह घटना जो है, इनके मृत्यु की घटना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो इसकी समीक्षा करने का कार्य है राज्य वित्त आयोग का। इसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। राज्य वित्त आयोग जो है पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके उस पर राज्यपाल को सिफारिश भेजने का कार्य करती है। पंचायती राज्य के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में दिया गया है। राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को भी रिपोर्ट जारी करता है, इस पर रिपोर्ट बनाता है, और प्रत्येक 5 वर्षों में, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक 5 वर्षों में राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं, इसके रूप में सबसे पहले नियुक्त किया गया राधा कृष्ण माथुर को। इनको आप जानते होंगे आर.के. माथुर के नाम से। लद्दाख व जम्मू व कश्मीर से अलग होकर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हुआ था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर से अलग होकर के 2019 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। लद्दाख के जो प्रथम उपराज्यपाल बने दोस्तों राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, आपको ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है दोस्तों, यह अनुच्छेद 137 के अंदर आती है। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 ये अमेरिकी संविधान से ली गई है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 137 में है और यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। वैसी शक्ति जिसके तहत न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संविधान के प्रतिकूल होने पर उसी अवस्था में निरस्त कर सकती है, इसे कहा जाता है दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, जो कि अनुच्छेद 137 में है और ये लिया गया है अमेरिका से। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों सूफी सर्किट का भाग और साथ ही साथ पटना जिले में स्थित है। यह है खानकाह मुनएमिया। खानकाह मुनएमिया जो है, यह स्थान जो है सूफी सर्किट का एक भाग है और यह पटना जिले में है। खानकाह मुनएमिया बिहार के पटना जिले में मीतन घाट पर स्थित है। देश का पहला सूफी रिसर्च सेंटर है, जो कि 2018 ईस्वी में बनकर के तैयार हुआ था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था दोस्तों। इसको ध्यान में रखिएगा।
दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां ने किया था और इसमें मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगर पूछ ले आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो ये शाहजहां की जो बड़ी पुत्री थी जहां आरा, इन्होंने करवाया था। आगरा में लाल किला में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों प्रश्न में अंतर है। ये आगरा के लाल किले में जो है शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक संख्या एवं विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव कहाँ है? तो ये है दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन में। उष्णकटिबंधीय वन में जो है सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना जो है उष्णकटिबंधीय वन में संभव है। किसी भी क्षेत्र में जीव जंतु एवं पादप की प्रजातियों में अंतर जो होता है इसे जैव विविधता कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता केरल के शांत घाटी में व्याप्त है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले WG रोजेन ने किया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत में दोस्तों कोलार और रायचूर जो है ये कर्नाटक में है, स्वर्ण उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। कोलार के साथ साथ रायचूर भी है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ अनंतपुर आंध्र प्रदेश में भी जो है स्वर्ण का उत्पादन होता है। जमुई में सोना की खान का पता चला है, जो कि भारत का सबसे बड़ा सोना का खान होगा। देश भर का 44% स्वर्ण भंडार जो है यहां होने की आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो ये भाषा है दोस्तों मैथिली। मैथिली भाषा जो है इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का जिक्र है। मैथिली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और इस संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी भाषा का 8म अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न ही दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा सामान्य विज्ञान का और इसमें 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अब तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए आती ही रहेगी। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। तो ये वैज्ञानिक हैं दोस्तों मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी जो है इनको 2 बार नोबेल मिला है। मैरी क्यूरी को जो 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिकी का तथा 1911 ईस्वी में रेडियम की शुद्धिकरण और पोलेनियम की खोज के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है मैरी क्यूरी थी। मैडम क्यूरी ही एक ऐसी वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा खोजे गए धातु का नाम उनके देश के नाम पर रखा गया है। तो धातु है दोस्तों पोलोनियम, जिसका नाम पोलैंड के नाम पर रखा गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों वह न्यूनतम वेग जिसके कारण वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके गुरुत्वीय ऊर्जा के बराबर हो जाए तो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाती है,
इसे पलायन वेग कहा जाता है। अर्थात अगर मान के चलिए कोई चीज है और इसे इस वेग से फेंकें जो कि यह लौट कर पृथ्वी पर वापस ना आए, तो इसी वेग, जिस वेग से इसको फेंका जाए, ये पलायन वेग कहा जाता है। और पृथ्वी के लिए जो है पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। ग्रहों में सबसे अधिक पलायन वेग जो है दोस्तों, यह 60 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है बृहस्पति का। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति जो है यह प्राथमिक सेल कहलाती है। इसको ध्यान में रखिएगा। प्राथमिक सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत सेल के द्वारा दृष्ट धारा उत्पन्न होती है। दृष्ट धारा दोस्तों डीसी करंट को कहा जाता है। दृष्ट धारा को इन्वर्टर की सहायता से प्रत्यावर्ती अर्थात एसी करंट में बदला जाता है। इन्वर्टर की सहायता से मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तथा जनित्र जो है जनरेटर, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जनित्र अर्थात जनरेटर जो है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जंतुओं में से कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को प्रवेश कर सकता है? तो ये है दोस्तों गोरैया। ठीक है, गोरैया ऐसा जीव है जो कि एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है। जीव जंतुओं के बीच खाने के क्रम को आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला का क्रम जो है निश्चित होता है, जैसे जंगल परितंत्र में आहार श्रृंखला। जैसे दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे, घास को सबसे पहले हिरन खाता है, हिरन को सियार खा जाता है और सियार को बाघ खा जाता है। तो इस तरह से ये चलता है। पेड़ को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खा जाती है और लोमड़ी को शेर। तो इस तरह से आहार श्रृंखला चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो ये है दोस्तों वायु। वायु जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। वह ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है तथा जिसे नवीनीकृत किया जा सके, ऐसी जो है ऊर्जा स्रोत गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाता है। जैसे कि सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोडीजल, इथेनॉल, हाइड्रोजन ऊर्जा इत्यादि। ये सभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। इनका पुनः उत्पादन हम लोग नवीकरण कर सकते हैं। और वैसे स्रोत जो सीमित मात्रा में हो, जिसका नवीकरण न हो सके, इसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, ये सभी जो है ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों जामनगर में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है, जामनगर में स्थित है। जबकि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1901 ईस्वी में असम के डिगबोई में इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत का पहला तेल शोधक कारखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 आर जो है पर्यावरण रक्षा से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़ा है दोस्तों रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है। 3 आर का तात्पर्य है संसाधनों का कम उपयोग अर्थात रिड्यूस, कम करना, पुनः उपयोग अर्थात रीयूज, तथा पुनः चक्रण अर्थात रिसाइकल। ये 3 आर जो है पर्यावरण रक्षा से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण रक्षा हेतु 1992 ईस्वी में 174 देशों ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। 2002 ईस्वी में दोस्तों जोहान्सबर्ग में फिर से पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
तो ये दोनों पृथ्वी सम्मेलन को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये दोस्तों ये आनुवांशिकी के लिए जाने जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे को चुना था। ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित नियम दिए थे। पहला नियम था दोस्तों प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। गुलमोहर के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है तथा मानव रक्त वर्ग जो है सह प्रभाविता मेंडल के नियमों के अपवाद है। ये दोनों दोस्तों गुलमोहर और मानव रक्त वर्ग जो है मेंडल के नियमों का अपवाद है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिकाओं में विभेदन करता है? तो ये होता है दोस्तों कोशिका भित्ति, जो कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर करता है। कोशिका भित्ति कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कवकों की कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन की बनी होती है, काफी महत्वपूर्ण है ये। पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इन तमाम बातों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है? तो व्यावसायिक तौर पर दोस्तों अमोनिया बनाई जाती है हैबर विधि से। ठीक है। हैबर विधि के अनुसार यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया बनती है। यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोडो क्या है? तो डोडो जो है दोस्तों यह एक लुप्तप्राय पक्षी है, विलुप्त पक्षी है। ठीक है। डोडो जो है यह हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था जो कि अब विलुप्त है। इसका वैज्ञानिक नाम था रेफस कुकुलेंटस। कुकुलेंटस है, रेफस कुकुलेंटस। डोडो जो है उड़ने में सक्षम नहीं था। संकटग्रस्त या विलुप्त जो है या लुप्तप्राय जीव की सूची जो है दोस्तों ये IUCN रेड डाटा बुक के माध्यम से जारी करता है और IUCN का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो आयोडीन को जो है दोस्तों नाइट्रेट शीघ्रता से मुक्त करेगा। पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन अम्लीय माध्यम में शीघ्रता से नाइट्रेट आयन मुक्त करता है। सामान्यतः नमक को आयोडाइज्ड बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड अर्थात KI का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग दोस्तों नींद की दवा में करते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? तो कोकाइन का अतिरिक्त खुराक अगर लेते हैं तो हेलुसिनेशन होता है, विभ्रम होता है। कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण हेलुसिनेशन विभ्रम हो सकता है। कोकाइन जो है दोस्तों यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक उत्तेजक और क्षुधा मारक है। यह एक अति प्रभावशाली औषधि है जो कि उजला क्रिस्टलीय पाउडर होता है। यह संश्लेषित ऑपियाइड है जिसका अधिक सेवन जो है मानसिक क्षमता को कमजोर करके आंखों के सामने भ्रम जैसी उस स्थिति को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड का अवस्था कैसा होता है? तो यह दोस्तों सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधी अवस्था में होता है। जंगल परितंत्र में जीवों की संख्या के आधार पर पारिस्थितिकी पिरामिड सीधा होता है। वृक्ष वन परितंत्र का पिरामिड उल्टा होता है, इसको ध्यान में रखिएगा।
द्रव्यमान अर्थात मास के आधार पर जंगल ये तथा वृक्ष परितंत्र का सीधा एवं तालाब परितंत्र जो है यह उल्टा होता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है? तो पेयजल में फ्लोराइड की जो है मात्रा यह 1.5 ppm जो है यह जायज मात्रा है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से ज्यादा होने पर दंत क्षय तथा अस्थि अपंगता संबंधी बीमारी हो सकती है। पहाड़ी प्रदेशों में जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। WHO की स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इन तमाम बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल और यह ज्वरनाशक तथा पीड़ानाशक होता है। एस्पिरिन का सूत्र होता है दोस्तों C9H8O4। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आयुपेक नाम होता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड होता है। एस्पिरिन का अधिक मात्रा में जो अगर ले लिया जाए तो आमाशय और आंत से रक्तस्राव होने लगता है और छाले जैसे दुष्परिणाम की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिक अम्ल कौन सा है? तो इसमें कार्बोनिक अम्ल जो है दोस्तों यह है C6H5OH। C6H5OH जो है फिनॉल, यह एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है और इसका आयुपेक नाम बेंजीनॉल है। CH3COOH जो है दोस्तों यह एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। C6H5COOH ये बेंजोइक एसिड का रासायनिक नाम है। फॉर्मिक एसिड जो है चींटी के डंक में पाया जाता है और इसका सूत्र होता है HCOOH। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर के दिन। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। पहला ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया था। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है और ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह ओजोन का फॉर्मूला है O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो ये होता है दोस्तों वास्तविक तथा उल्टा। रेटिना फोटोग्राफिक फिल्म की भांति कार्य करता है। रेटिना पर जो है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर पित्त बिंदु पर जो है स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जबकि ब्लाइंड बिंदु जो है इसे अंध बिंदु भी कहा जाता है, इस पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो इसका जो आधारीय इकाई होता है यह होता है जाति। वर्गीकरण की आधारीय इकाई जाति है। वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वर्गीकरण का जनक दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है और आधुनिक वर्गीकरण का जनक जो है लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण का आधार जीवों का लक्षण अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण अर्थात कैरेक्टर्स होता है। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के जनक व्हिटेकर थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण कौन होता है? तो पसीने में पाया जाता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सामान्य नमक। पसीने में सामान्यतः सोडियम क्लोराइड NaCl नामक खनिज लवण होता है। पसीने का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो जल इसमें 90% पाया जाता है।
लवण की मात्रा 1 से 3% होती है। यूरिया की मात्रा 5.5 से लेकर के 2%, और कुछ धातु तत्व होते हैं जिसमें जिंक, कॉपर, लोहा, क्रोमियम आदि आते हैं। इसके अलावा खनिज, लवण और कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्न में से कौन सा रक्त वाहिका में होता है? तो विपरीत प्रवाह जो है दोस्तों, ये शिरा के माध्यम से होता है। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह शिरा में होता है। शिरा अर्थात वेन में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाता है शिरा। शिरा त्वचा के ऊपरी सतह पर होता है, जबकि धमनी जो है दोस्तों, यह त्वचा के अंदरूनी सतह पर होता है। शुद्ध रक्त ले जाने का कार्य धमनी का होता है और अशुद्ध रक्त का ले जाने का कार्य होता है शिरा का। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो रेडियो के संचार में मदद करती है दोस्तों आयन मंडल। इसको ध्यान में रखिएगा। वायुमंडल की जो आयन मंडल परत होती है, रेडियो संचार में मदद करती है। आयन मंडल वायुमंडल की चौथी परत है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान निरंतर बढ़ता है, इसलिए इसे तापमंडल भी कहते हैं। इसी परत में स्पष्ट विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का परावर्तन होता है और इस परत की आधुनिक संचार प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आयन मंडल जो है रेडियो संचार तथा आधुनिक संचार प्रणाली में काफी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? तो दाब अगर बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी जो है दोस्तों यह बढ़ेगा। ठीक है, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ बढ़ता है। जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक दाब का समानुपाती होता है, अर्थात अगर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, दाब घटेगा तो क्वथनांक घटेगा। ऊंचे पर्वतों पर दाब कम होने के कारण जल 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबल जाता है। दाब का एसआई मात्रक ध्यान में रखिएगा दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। तो द्विबीजपत्री जो होता है, ऐसे पादप का पर्ण होता है पृष्ठधारी। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण जो है, पत्ता पृष्ठधारी होता है। द्विबीजपत्री पौधों में संवहन बंडल खुले वाह्य फ्लोएम और एक वलय में स्थित होते हैं। द्विबीजपत्री पौधे जो है दोस्तों, यह तनों में द्वितीयक वृद्धि 2 प्रकार के पार्श्व विभोज्यतकों की क्रिया के फलस्वरूप होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।